हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लास। आज के सेशन में देखिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कर रहे हैं। तो यू नो कि एक बहुत लंबी सी सीरीज हम लोगों ने बताई है और अभी हम धीरे 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 टॉपिक्स को ऑलमोस्ट एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। जो बेसिक्स चीज़ें हैं हमें इस सीरीज में वो चीज़ें जो है वो तैयार करनी है, वो अपने आप को प्रिपेयर करना है बेसिक के। बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट है बहुत बहुत आप उसके कितना ही वास्ट उसको पढ़ लीजिए, कितना ही इन डेप्थ एनालिसिस उसको कर लीजिए, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो चाहिए होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज की क्लास में हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिक्स के बारे में जानना है कि क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट में क्या कुछ सीन चल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, और इसके कौन कौन से सब अकाउंट्स होते हैं, क्या होता है डेफिसिट, क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। इन चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि परचम क्लासेस आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के लिए एक बहुत अच्छा, एक रिवोल्यूशनरी सा स्टेप उठाया है परचम क्लासेस ने, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जनवरी टू दिसंबर 2022 के कंप्लीट करंट अफेयर्स आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। जिसके अंदर अपॉइंटमेंट्स है, अवार्ड्स हैं, बुक्स, ऑथर्स, ऑबिचुरी, स्टेट न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, हर तरीके की न्यूज को, जितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं इस साल में घटी हैं, वो सारी बातें आप लोगों को इस बुक के अंदर मिलेंगी। दिस इज अ ई ईयर बुक, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है। आप लोग हमारी ऐप से इसको परचेज करके और उसके प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर ही आप लोगों को अवेलेबल होगा। इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट्स तो काफी दिन से इसको एंजॉय कर रहे हैं, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अब ये ऐप पे आ चुकी है। आप लोग हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स भी अब ईयर बुक को खरीद सकते हैं हमारी परचम क्लासेस की ऐप से। आपको ऐप डाउनलोड करना होगा और वहां से ये जो नोट्स हैं इनको परचेज आप लोगों को कर लेना है। कुछ बैचेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो एसएससी जीए का एक कोर्स चल रहा है ऐप पे, जिसके अंदर जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ कवर होगा। टीयर 1, टीयर 2 किसी चीज की आप तैयारी करना चाहते हैं, आरबीआई ग्रेड डी की तैयारी करना चाहते हैं, हर तरीके की कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सीरीज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगी। हमारी पूरी टीम ने मिलकर इसको प्रिपेयर किया है। एक बैच चल रहा है सिर्फ इकोनॉमी का, जिसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी इकोनॉमिक्स की, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की, जिसको मैं कवर करवा रही हूँ। दोनों ही बैचेस पे अगर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको चाहिए, देन यूज कोड पायल10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, तो अब हम बिना किसी देरी के अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या बताया हुआ है कि दैट इट इज इकोनॉमिक एक्सचेंज बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम ऐसा कहें बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉन रेजिडेंट शब्द से मे भी कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं क्या कह रही हूँ कि बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ, एक बार एग्जाम्पल से हम लोग इन बातों को समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ आपको 4 एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। ठीक है, हम लोग 4 एग्जाम्पल को लेंगे और चारों एग्जाम्पल से क्लैरिटी समझेंगे किसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहें। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए अमित शाह ने निर्मला सीतारमन जी को 200 रुपीज दे दिए। कितने? 200 रुपीज दे दिए। ठीक है। सेकेंड केस में मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को 500 रुपीज दे दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी को 500 रुपीज दे दिए। तीसरे केस में मान लीजिए अक्षय कुमार ने जैकलिन फर्नांडिस को मान लीजिए 1000 रुपीज दे दिए। ठीक है, 1000 रुपीज दे दिए। ये 3 केस हम लोग समझेंगे और देखेंगे किसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में लें, किसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना लें। तो सबसे पहले जो अमित शाह वाला केस है, यहाँ पे आपने देखा कि 200 रुपीज इन्होंने निर्मला सीतारमन को दिए, यानी अमित शाह के यहाँ से 200 रुपए माइनस हो गए और निर्मला सीतारमन के 200 रुपए प्लस हो गए। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप के 500 रुपए यहां से माइनस हो गए, मोदी जी के 500 रुपए प्लस हो गए। अक्षय कुमार के 1000 रुपीज यहां से माइनस हो गए, जैकलिन के 1000 रुपीज जो है वो प्लस हो गए। अब आप एक बात को समझना, हमको ना 2 शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, एक है सिटीजन और एक शब्द है रेजिडेंट। एक शब्द मैंने आपको क्या बताया, सिटीजन, और एक शब्द मैंने आपको बताया रेजिडेंट। देखो, सिटीजन क्या होता है, सिटीजन किसी देश का वो नागरिक होता है जिसके पास हर तरीके के अधिकार है, जिसके पास इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिविक हर तरीके के राइट्स हैं अपने देश में, उसको वहां का सिटीजन कहेंगे। उसकी आईडीज भी वहीं की बनी हुई है, आधार कार्ड, पासपोर्ट सब वहां का बना हुआ है, उसको हम सिटीजन कहेंगे। रेजिडेंट किसको कहेंगे? रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी वो इंसान जो 6 महीने से ज्यादा मोर देन 6 मंथ किसी देश में रहता है, उसको वहां का रेजिडेंट कहा जाता है।
अब मैं अगर खुद की बात करूं कि पायल कौन है, मैं अगर खुद की बात करूं, मैं भारत की सिटीजन हूं या मैं भारत की रेजिडेंट हूं, या मैं भारत की सिटीजन और रेजिडेंट दोनों हूं, मैं क्या हूं? देखो, मेरी जितनी भी आईडी है वो कहां की बनी हुई है? भारत की बनी हुई है। मुझे इंडिया के अंदर हर तरीके का अधिकार है, पॉलिटिकल राइट, सिविल राइट, इकोनॉमिक राइट, हर तरीके का अधिकार है मुझे भारत के अंदर। तो यानी मैं सिटीजन तो हूं। अब मुझे ये देखना है क्या मैं भारत की रेजिडेंट भी हूं। तो हम ये देखेंगे कि क्या मैं भारत के अंदर 6 मंथ से ज्यादा रह रही हूँ। यस, ऑफ कोर्स, मैं भारत में 6 महीने से ज्यादा रह रही हूँ। मैं भारत की रेजिडेंट भी हुई, यानी मैं भारत की सिटीजन भी हूं और मैं भारत की रेजिडेंट भी हूं। अब बात करते हैं जैकलिन फर्नांडिस की। जैकलिन फर्नांडिस की आईडीज कहाँ की बनी हुई है? श्रीलंका की बनी हुई है। वो श्रीलंका की सिटीजन है, लेकिन वो 6 महीने से ज्यादा इंडिया में रहती है, तो वो इंडिया की रेजिडेंट है। वो इंडिया की रेजिडेंट है। अक्षय कुमार भी भारत के अंदर 6 महीने से ज्यादा रहता है, तो वो भारत का रेजिडेंट है। डोनाल्ड ट्रंप यूएस में रहता है, तो वो यूएस का रेजिडेंट है। मोदी जी कहाँ के? मोदी जी इंडिया के रेजिडेंट है। अमित शाह भी इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिया में रह रहा है 6 महीने से ज्यादा। और निर्मला सीतारमन जी भी इंडिया की ही रेजिडेंट है, 6 महीने से ज्यादा वो भारत में ही रहती है। तो अब हमने ये देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जिसके अंदर भारत का रेजिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यानी कि भारत को छोड़ के पूरी दुनिया से जो भी लेन देन कर रहा है पैसों की, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में गिनेंगे। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है? रेजिडेंट शब्द पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ भारत का एक रेजिडेंट, यानी भारत का रेजिडेंट अमित शाह निर्मला सीतारमन यानी भारत के ही एक दूसरे रेजिडेंट को कुछ ट्रांसफर कर रहा है, तो हम इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं गिनेंगे। दूसरे केस में यूएस का एक रेजिडेंट इंडिया के रेजिडेंट को कुछ ट्रांसफर कर रहा है, तो इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में गिनेंगे। यानी ट्रांजैक्शन किसके बीच में है? इंडियन रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में है। ठीक है। और तीसरे केस में क्या है? अक्षय कुमार यानी इंडिया का एक रेजिडेंट फिर से इंडिया की ही एक रेजिडेंट को कुछ दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं आएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आएगा। भारत का कोई रेजिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रखता है, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है। अगली लाइन आप देख रहे हो, ये हमेशा जीरो होगा, इट विल ऑलवेज बी जीरो। ऐसे कैसे? अब इसको समझो। अब हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को 500 रुपए दे दिए। मोदी जी को 1000 रुपए या 500 रुपए दे दिए, मान लीजिए 1000 रुपए दे दिए। अब ट्रंप ने क्या लिखा अपने अकाउंट में? -1000। और मोदी जी ने क्या लिखा? +1000। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, -1000 और +1000, तो आंसर विल बी जीरो। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका जीरो। ऐसे ही मान लीजिए कोई चाइना का रेजिडेंट इंडिया के रेजिडेंट के साथ 200 रुपए का कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो चाइना ने लिखा -200, भारत ने लिखा +200। तो जब आप ऐड करोगे तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा? जीरो। ऐसे ही जब दो देश के बीच में ऐसे ट्रांजेक्शन हो रही है, तो जितना अमाउंट एक देश से माइनस हो रहा है, उतना ही अमाउंट दूसरे देश के अंदर प्लस भी तो हो रहा है। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आंसर विल बी जीरो। आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इसीलिए शब्द क्या यूज होता है? इट इज बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है? इसका आंसर हमेशा जीरो होएगा, ये हमेशा बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट क्या है? एट ग्लोबल लेवल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मेंटेन्स बीओपी, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक लेवल पे बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन कौन करता है? आईएमएफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करता है। क्या मतलब हुआ? इसके रिकॉर्ड्स कौन रखता है? अब देखो, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को मान लीजिए कुछ दे दिया, पाकिस्तान को मान लीजिए 500 रुपीज दे दिए, तो ये बात कौन नोट करके लिखेगा कि कितना रुपया किसको दिया है? आईएमएफ नोट करेगा। आईएमएफ क्या लिखेगा? फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। क्या लिखेगा? फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। ऐसे ही मान लीजिए कोई और देश किसी को दे रहा है, चाइना भूटान को दे रहा है, तो ये क्या लिखेगा? फ्रॉम चाइना टू भूटान। फ्रॉम चाइना टू भूटान। तो जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हैं, वो ग्लोबल लेवल पे कौन रिकॉर्ड करेगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये सारी रिकॉर्डिंग्स रखेगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं क्या कर रही हूं? मैं परचम क्लासेस पे काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं परचम क्लासेस का हिस्सा हूं, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और मैं अपनी पर आर के हिसाब से पेमेंट लेती हूँ। ठीक है। तो अब क्या हुआ? परचम क्लासेस मेरी सारी क्लासेस का रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे कि इस डेट को मैम ने 1 घंटा क्लास ली, इस डेट को मैम ने 2 आवर क्लास ली, इस डेट को मैम ने 1.5 घंटा क्लास ली, और इस तरीके से सारे आवर्स को वो सम करके मेरी पेमेंट कर देते हैं। अब क्या हुआ? एक तो वो रिकॉर्ड खुद के पास रख रहे हैं,
लेकिन एक रिकॉर्ड मैं भी तो रखूंगी, कहीं परचम ने गलत कैलकुलेट कर दिया तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो एक रिकॉर्ड मैं भी तो रखूंगी कि इस डेट को मैंने 1 घंटे पढ़ाया, इस डेट को मैंने 2 घंटे पढ़ाया, इस डेट को मैंने 1.5 घंटे पढ़ाया। समझ रहे हो बात को? यानी कहने का मतलब क्या है कि एक तो इंटरनेशनल लेवल पे, यानी परचम क्या है यहाँ पे, आईएमएफ, वो सब टीचर्स का रिकॉर्ड रख रहा है, वो ना सिर्फ मेरा बल्कि सब टीचर्स का। यानी पायल मैम ने इतने घंटे पढ़ाया, पूजा मैम ने इतने घंटे पढ़ाया, दिलीप सर ने इतने घंटे पढ़ाया, ऋचा मैम ने इतने घंटे पढ़ाया। यहाँ पे हर टीचर की जो है वो ट्रांजेक्शन्स जो है, यानी हर टीचर की डिटेलिंग है। ये क्या हो गया, आईएमएफ। लेकिन हम हर किसी इंडिविजुअल टीचर के पास अपनी अपनी डिटेल है। मेरे पास मेरी डिटेल है, पूजा मैम के पास पूजा मैम की डिटेल है, दिलीप सर के पास दिलीप सर की डिटेल है, ऋचा मैम के पास ऋचा मैम की डिटेल है। इसी तरीके से अब इंटरनेशनल लेवल पे तो हमने देख लिया कि आईएमएफ यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, आईएमएफ है, वो हर देश की रिकॉर्डिंग रख रहा है। लेकिन नेशनल लेवल पे भी तो ये रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी ना। हर कोई देश भी तो खुद की रिकॉर्डिंग रखेगा कि किसको कितना दिया, किससे कितना लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी देश हैं वो खुद के सेंट्रल बैंक में, जैसे इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा। इसमें क्या लिखा पाएगा, फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, फ्रॉम चाइना टू इंडिया। मतलब हर जगह आरबीआई की रजिस्टर में हर जगह बीच में इंडिया जरूर पाएगा, बीच में इंडिया जरूर पाएगा। यानी हम क्या कहेंगे कि नेशनल लेवल पे उस देश का सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड्स रखता है, उसमें सिर्फ वो अपने देश की बातें लिखेगा। और इंटरनेशनल लेवल पे आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिकॉर्ड रखता है। इसमें हर देश की बातें होंगी, ना केवल एक देश की, हर देश की बातें होंगी। तो ये बात थी बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को 3 अकाउंट में कैटेगराइज किया जाता है। एक को कहते हैं करंट अकाउंट, एक को कहते हैं कैपिटल अकाउंट और एक को कहते हैं फॉरेक्स यानी फॉरेन रिजर्व। करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर होता है। जो करंट अकाउंट होता है उसके अंदर शॉर्ट टर्म में काम होता है, जल्दी जल्दी काम होता है। कैपिटल अकाउंट में जो रिलेशन बनते हैं दो देशों में वो लॉन्ग टर्म के लिए बनते हैं, ठीक है। और फॉरेक्स क्या होता है, ये हमारा फॉरेन रिजर्व होता है कि आरबीआई में कितना रिजर्व अभी रखा हुआ है। तो 3 अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के होते हैं। जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और फॉरेक्स को कहते हैं अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमस का क्या मतलब है, जो खुद से हो जाए, हमने नहीं किया, करना पड़ेगा, मजबूरी है, करना पड़ेगा। अब जैसे इंडिया को कोई सामान अगर भारत में चाहिए तो उसको लाना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, लाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक है, वो होगा ही होगा। अगर हमको किसी ने लोन दिया है तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे ही देंगे, ऑटोनोमस है, ठीक है। तो ये चीजें क्या आ गई ऑटोनोमस में, ठीक है। ये खुद से होता है, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट होगा ही, ये मस्ट है, इसीलिए नाम क्या दिया, ऑटोनोमस। लेकिन फॉरेक्स पे इस अकाउंट का फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, मान लीजिए अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में इंडिया को प्रॉफिट हो रहा है और इंडिया के पास बहुत सारे डॉलर्स आ गए, तो वो डॉलर कहां जाएंगे, फॉरेन रिजर्व में जाएंगे, यानी फॉरेक्स में जाएंगे, आरबीआई में जाएंगे। मतलब फॉरेक्स के अंदर वो पैसा आ जाएगा। और मान लीजिए अगर इन दोनों अकाउंट में हमको लॉस हो रहा है तो इस फॉरेक्स से यानी फॉरेन रिजर्व से डॉलर जो है वो आउट चले जाएंगे, भारत से बाहर चले जाएंगे। मतलब फॉरेक्स के अंदर हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं या उसमें से पैसा निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर लॉस एंड प्रॉफिट। मतलब ये अकोमोडेटिव है, हम फॉरेक्स को मेंटेन करेंगे। बट करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पे हमारा कोई जोर नहीं है। कोई निवेशक भारत में आ रहा है, निवेशक भारत से जा रहे हैं, हमारा जोर नहीं है, दैट इज ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, वो होंगी ही होंगी। लेकिन फॉरेक्स हमको मेंटेन करना है, हमारे रिजर्व में क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, वो हमको मेंटेन करना है। तो इसलिए उसको कहेंगे अकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अब करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, एक एक करके तीनों अकाउंट्स की अब हम बात कर रहे हैं। करंट अकाउंट जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल अकाउंट आपका होता है। करंट अकाउंट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, विजिबल में और इनविजिबल। विजिबल जो आपको दिखाई दे रहा है और इनविजिबल जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है पर हो रहा है। विजिबल के अंदर क्या आता है, आपको क्या चीज दिखाई देती है, जितना भी सामान है इस दुनिया में वो आप देख सकते हो। लाइक दिस पेन आप देख सकते हो, आप टच कर सकते हो। लाइक दिस टैबलेट आप देख सकते हो, आप टच कर सकते हो। दिस लैपटॉप आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। दिस मोबाइल फोन आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी वो चीज
जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो आ जाएगा विजिबल में। जितनी भी गुड्स होती हैं इस दुनिया में वो विजिबल का हिस्सा है। तो या तो इन गुड्स का इंपोर्ट होगा या इन गुड्स का एक्सपोर्ट होगा। तो करंट अकाउंट के विजिबल सेक्शन में क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होएगा, क्योंकि सिर्फ विजिबल की बातें कर रहे हैं। अब तुम भारत के केस में समझो, भारत के अंदर गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा होता है या एक्सपोर्ट ज्यादा होता है? हम कहेंगे जी गुड्स का इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट तो भारत से बहुत कम होता है। चाइना का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। यानी इंडिया के अंदर जब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, यानी हमने माल मंगवाया ज्यादा है, भेजा कम है, हमने परचेज ज्यादा किया है और बेचा कम है। आपने सामान मंगवाया ज्यादा है तो अपने को पे करना पड़ेगा, मतलब अपने यहां से डॉलर जो है वो माइनस होंगे, हमें पेमेंट करना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट जब हम करते हैं, मतलब हम कोई सामान बेच रहे हैं भारत के बाहर, तो अपने पास पेमेंट आएगी, यानी अपने यहाँ डॉलर्स आएंगे। अब भारत के अंदर क्या होता है, $500 का अगर खर्चा हुआ है तो केवल $200 ही हम कमा रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं और इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। तो हमें ओवरऑल क्या हो गया, विजिबल अकाउंट में $300 का लॉस हो गया, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। हम इसको क्या कहेंगे, हमको क्या हो गया, हमको ट्रेड डेफिसिट हो गया। हमको क्या हो गया, हमको ट्रेड डेफिसिट, हमको व्यापार में घाटा हो गया। कैसे निकालते हैं ये ट्रेड डेफिसिट, क्या होता है ट्रेड डेफिसिट? देखो 3 टर्म्स आपको समझनी है यहाँ पे। 1 मिनट मैं पेन को चूज कर लूं। हमको 3 टर्म समझनी है। एक होता है बैलेंस्ड ट्रेड, एक होता है बैलेंस्ड ट्रेड, ठीक है, एक होता है बैलेंस्ड ट्रेड, एक होता है सरप्लस ट्रेड। किसी मजबूरी के कारण हमको इस मोड में पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज आपको बोर्ड पे ही क्लास मिलती, बट आप आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक होता है डेफिसिट ट्रेड, या ट्रेड डेफिसिट कह दो आप, ट्रेड डेफिसिट। जब शब्द आया ट्रेड, ठीक है, जब शब्द आया ट्रेड, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुड्स का ध्यान रखना है। सिर्फ गुड्स को ही हम इंक्लूड करेंगे, सर्विसेज को नहीं करेंगे। शब्द क्या है, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट ऑफ गुड बराबर एक्सपोर्ट ऑफ गुड, मतलब जितना इंपोर्ट हुआ उतना ही एक्सपोर्ट भी हो गया। इंपोर्ट ऑफ गुड बराबर एक्सपोर्ट ऑफ गुड। सरप्लस ट्रेड क्या है, मतलब अपने को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कब होगा, जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे गुड्स का, जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स हम कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, मतलब अपने को फायदा ज्यादा होगा, यानी सरप्लस ट्रेड होगा। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जब हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो तो हम कम कर रहे हैं, वो तो हम कम कर रहे हैं, मतलब अपने पास पेमेंट तो कम आ रही है, लेकिन अपना नुकसान ज्यादा हो रहा है। हम इंपोर्ट इतना ज्यादा कर रहे हैं गुड्स का कि अपने को बहुत सारी पेमेंट करनी पड़ी। भाई हमको पैसे मिले $200, लेकिन अपन ने खर्च कर दिए $300, तो अपने को ओवरऑल $100 का डेफिसिट हो गया, $100 का नुकसान हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो ट्रेड डेफिसिट के अंदर हम सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करते हैं और किसी चीज को इंक्लूड नहीं करते। तो आपको एक टर्म समझ आ गई कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ये विजिबल अकाउंट से जुड़ा हुआ है। अब करंट अकाउंट के अंदर ही हमने ये क्यों लिया, आप समझ के देखो। मैंने आपको क्या कहा कि जो करंट अकाउंट है वो कैसा होता है, वो शॉर्ट टर्म होता है। वो कैसा होता है, वो शॉर्ट टर्म होता है। तो अब तुम एक बात को समझना, यूएसए से हार्ले डेविडसन आई, कल फिर हमने ऑर्डर भेज दिया, परसों फिर हमने ऑर्डर भेज दिया, शाम को फिर लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो सामान की आवाजाही है वो जल्दी जल्दी होती है, शॉर्ट टर्म में हो रही है, और क्योंकि वो दिखाई दे रहा है इसलिए हमने उसको विजिबल वाले सेक्शन में डाल दिया। अब हम बात करते हैं इनविजिबल सेक्शन की, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ट्रेड सरप्लस यानी क्या होता है, जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है इंपोर्ट कम। बैलेंस ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है, ठीक है, एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है, तब हमको डेफिसिट होगा। तो अब हम बात करते हैं इनविजिबल सेक्शन की, जो अपने को नहीं दिखाई देता। ये भी करंट अकाउंट की ही बात हो रही है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता पर होता है। जैसे सर्विसेज, जैसे इनकम, जैसे ट्रांसफर। इसके अंदर 3 चीज आ जाएगी। ट्रांसफर के अंदर क्या आ जाएगा, रेमिटेंस आ जाएगा। रेमिटेंस क्या होता है इसको समझाऊंगी, हालांकि करंट अफेयर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है बहुत बार, बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट इकोनॉमिक्स की, जो फाइनेंस की करंट अफेयर्स की वीडियो आती है एवरी मंडे शाम को 7 बजे, मे भी कुछ स्टूडेंट ना देख पाते हो। तो अब जो इनविजिबल है उसमें 3 चीजें हैं, सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर। सबसे पहले तो ये पता लगाते हैं इसको हमने इनविजिबल क्यों कहा। अब तुम यूं देखो, मैं अपनी सर्विसेज तुमको दे रही हूँ, क्या
क्या तुम मेरे घर आए हो? नहीं आए। मैं तुम्हारे घर आई हूं? नहीं आई। पर सर्विसेज का एक्सचेंज हो गया। मैं तुमको पढ़ाने तुम्हारे घर नहीं आई, तुम पढ़ने मेरे इंस्टीट्यूट नहीं आए। कोई नहीं आया गया कहीं पे, किसी को पता नहीं लग रहा कि ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐप के जरिए से आपने मुझे पेमेंट भेज दिया और मैंने आपको मेरी सर्विस भेज दी। हो गया ना इनविजिबल काम। यानी जितनी भी सर्विसेज होती है वो इनविजिबल होती है, की तो है लेकिन दिखाई नहीं देती। ऐसे ही इनकम, मान लीजिए मेरे बिजनेस फॉरेन में चल रहे हैं, अब उस फॉरेन के बिजनेस का प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा बट आ रहा है। ऐसे ही मैंने मान लीजिए डिविडेंड के अंदर फॉरेन से कुछ लंदन के शेयर खरीदे थे, लंदन के शेयर खरीदे थे मैंने डिविडेंड के। अब वहां से जो मतलब लंदन में शेयर खरीदे, अब उन शेयर्स से जो प्रॉफिट हुआ वो डिविडेंड मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, ना तो मैं वहां लेने गई वो पैसे, ना मुझे कोई देने आया, लेकिन अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, यानी इनविजिबल है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने किसी को ब्याज पे पैसे दिए थे, इंटरेस्ट पे लोन दिया था, अब हर महीने वो मुझे इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में जमा करवाता रहता है। तो ना तो मैं इंटरेस्ट लेने गई, ना मुझे कोई इंटरेस्ट देने आया, लेकिन फिर भी ट्रांजेक्शन्स हो गई, तो ये भी इनविजिबल का हिस्सा हो गया। अब अगला है ट्रांसफर यानी रेमिटेंस। ये रेमिटेंस क्या होता है? मान लीजिए एक बच्चा, उसकी फैमिली इंडिया में है, कि फैमिली कहाँ है, उसकी फैमिली इंडिया में है, लेकिन उसकी नौकरी लग गई दुबई में, वो दुबई में नौकरी कर रहा है, तो अपनी फैमिली को अपनी कमाई का एक हिस्सा भेजेगा। वो जितना अमाउंट फैमिली को भेजेगा उसको रेमिटेंस कहते हैं। और पिछले 5 सालों से लगातार इंडिया टॉप पे है रेमिटेंस में। सबसे ज्यादा रेमिटेंस पूरी दुनिया में भारत का आता है, यानी भारत के बच्चे सबसे ज्यादा पूरे विश्व के अंदर नौकरी कर रहे हैं और अपनी फैमिली को पैसा भेज रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या हो गई, ये आपके इनविजिबल सेक्शन में आ गई। भारत जो है सर्विसेज का हब है। भारत इनविजिबल सेक्शन में बहुत बड़े पॉजिटिव में रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हम ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हम सर्विसेज का इंपोर्ट कम करते हैं और सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। अब सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको डॉलर मिलेंगे, और इंपोर्ट करेंगे, हमने कम किया तो हमारे से डॉलर कम जाएंगे। गए सिर्फ $50 हैं, कमा लिए $400, तो ओवरऑल अपने को प्लस $350 का फायदा हो गया इनविजिबल सेक्शन में। समझ आ गई बात? इनविजिबल क्या होता है और विजिबल क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं पूरे करंट अकाउंट की। अब मैंने आपको क्या कहा, करंट अकाउंट के दो हिस्से, एक को कहते हैं विजिबल और एक को कहते हैं इनविजिबल। अब भारत जो है विजिबल में तो रहता है डेफिसिट में, इंडिया विजिबल में रहता है डेफिसिट में, और इनविजिबल में रहता है सरप्लस में। इनविजिबल में हम रहते हैं पॉजिटिव में, क्योंकि हम अपनी सर्विसेज बेचते ज्यादा है। तो अब इस बात को समझना कि जो विजिबल सेक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे आपको -$400 का नुकसान हो गया और इनविजिबल के अंदर आपको +$350 का फायदा हो गया। लेकिन ओवरऑल करंट अकाउंट में क्या हुआ? ओवरऑल करंट अकाउंट में तो -$50 का नुकसान हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, हमको नुकसान हो गया, चाहे विजिबल की वजह से चाहे इनविजिबल की वजह से, बट करंट अकाउंट के अंदर ओवरऑल नेगेटिव में आंसर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट हो गया है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमने कैसे कैलकुलेट किया? विजिबल सेक्शन को और इनविजिबल सेक्शन को जोड़ के देख लीजिए। विजिबल को और इनविजिबल सेक्शन को जोड़ के देख लीजिए, अगर आंसर माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, इट मींस करंट अकाउंट डेफिसिट है। अगर विजिबल और इनविजिबल को अगर मैं जोड़ती हूं, सम करती हूं, अगर मेरा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, यानी एक पॉजिटिव संख्या आ रही है, तो हम क्या कहेंगे? हम करंट अकाउंट सरप्लस में है। तो इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे सारी चीजों का, अगर मैं आपको निचोड़ बताऊं, जब भी शब्द यूज होए ट्रेड, ट्रेड डेफिसिट, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको गुड्स को लेना है। किसको लेना है? सिर्फ गुड्स को लेना है। गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप काउंट करोगे। जब भी शब्द आए करंट अकाउंट डेफिसिट, यहाँ पे हम विजिबल सेक्शन को भी ले रहे हैं, यानी गुड्स को भी ले रहे हैं, और इनविजिबल सेक्शन को भी ले रहे हैं, यानी कि सर्विसेज, इनकम, रेमिटेंस, ये सब चीजें आ जाएंगी। सर्विसेज, इनकम, रेमिटेंस, ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, दोनों चीजें आ जाएंगी करंट अकाउंट में। और ट्रेड डेफिसिट जब भी शब्द है तो ओनली गुड्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको करंट अकाउंट डेफिसिट भी समझ आ गया होगा क्या होता है। सबसे ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह है गोल्ड। अपने को गोल्ड बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ता है, बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत के अंदर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है गोल्ड की, बहुत ज्यादा। एक इमेज जोड़ देते हैं गोल्ड से कि इसके पास इतना गोल्ड है तो ये तो बहुत रिच पर्सन है।
गोल्ड जो है हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से अपना नुकसान बढ़ता जा रहा है। भारत ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं इस गोल्ड के इंपोर्ट को कम करने के लिए, भारत के अंदर सोशल बिहेवियर चेंज करने के लिए। बट कौन कौन सी स्कीम है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स को याद रखो कि भारत के अंदर अभी करंट अकाउंट डेफिसिट 2020-21 में कितना था, 0.9% ऑफ जीडीपी, ठीक है। मतलब हम प्लस में आए थे पहली बार 2020-21 में, प्लस में, नेगेटिव में नहीं आए थे। इसकी वजह क्या थी? देखो 2020-21 में लॉकडाउन लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? लॉकडाउन लगा हुआ था। तो अपने को बहुत ज्यादा जो हम इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि फैक्ट्रीज में ताले लगे हुए थे। इंपोर्ट नहीं करना पड़ा तो अपने को किसी को पे नहीं करना पड़ा, और अपने को करंट अकाउंट डेफिसिट फेस नहीं करना पड़ा था 2020 और 21 में, ठीक है। ये कुछ चीजों को याद रखना कि भारत किन किन गुड्स का एक्सपोर्ट करता है। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा हम किन चीजों का एक्सपोर्ट करते हैं? सबसे ज्यादा हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बेचते हैं। आप कहोगे मैडम पेट्रोल तो हम बाहर से लाते हैं। मैंने पेट्रोल नहीं कहा, मैंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहा है, जैसे किरोसिन, जैसे वैक्स, ठीक है, जैसे वैसलीन, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आते हैं। हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कोरोना के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का करते हैं। उसके बाद ड्रग्स का करते हैं, ड्रग्स दवाइयां। उसके बाद पर्ल मोतियों का करते हैं, आयरन और स्टील का करते हैं। कौन कौन से गुड्स जो है हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट आएगा। कौन कौन से गुड कोरोना के बाद हम इंपोर्ट करते हैं? सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल, फिर गोल्ड, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फिर पर्ल्स और फिर कोयला, ठीक है। अब अगर सर्विसेज की बात करें तो कौन सी सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं? टेलीकॉम की, कंप्यूटर की, इंफॉर्मेशन की, बिजनेस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की। कौन कौन सी सर्विसेज को हम इंपोर्ट करते हैं? इसमें आ जाएगा बिजनेस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, टेलीकॉम, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये चीजों को हम इंपोर्ट करते हैं। तो आपको मेजर मेजर टॉप 2 का तो पता ही होना चाहिए कि कौन से गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये तो थी आपके करंट अकाउंट की बातें। अगली क्लास में कैपिटल अकाउंट और फॉरेक्स को समझेंगे, पर कुछ एमसीक्यूज को हम डील कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिटवीन, किस किस के बीच में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होता है? रेजिडेंट ऑफ द नेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी अभी मैंने आपको बताया रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है उसी को ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हमने देखा ये दोनों ही इसके हिस्से। क्वेश्चन नंबर 3, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको कहते हैं? क्या इसमें सर्विसेज इंक्लूड होंगी? नहीं होंगी। क्या इसमें सर्विसेज इंक्लूड होंगी? नहीं होंगी। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के गुड्स का डिफरेंस है, ठीक है। कितना डिफरेंस आ रहा है गुड्स का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं निकालते, हम डिफरेंस निकालते हैं कि कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम क्या कहेंगे? नॉमिनल ट्रेड में आएगा, इनविजिबल में आएगा, विजिबल में आएगा, या किस में आएगा? आपको बताना है सर्विसेज किस में आती है, विजिबल में, इनविजिबल में, किस में आती है। कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। आई होप आपको ये सीरीज जो है वो अच्छी लग रही है और समझ आ रहा है, और ये वीडियो भी आपको समझ आई है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।